हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता स्टडी आईक्यू में। और मैं कविता आज आपको बताऊंगी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया गया और किन किन परिस्थितियों और किन किन बिंदुओं के तहत इसका निर्माण किया गया। ठीक है। इसके पहले जो वीडियो थे उनमें मैंने आपको बताया था कि संविधान का जो निर्माण है उनके ऐतिहासिक विकास क्रम क्या था, किन चीज़ों का अधिनियम जो कि ब्रिटिश काल में आए थे उनका क्या प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा। ठीक है। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जितने भी मेरे वीडियो हैं वो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक पर आधारित है। अगर आपने पॉलिटी सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन लेवल पे लिया है तो एज ए सब्जेक्ट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे नोट्स बनाने में और उसके साथ क्वेश्चन का आंसर करने में। इसके साथ साथ जो है आजकल जो कंपटीशन हो गया है वो हो गया है ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे को जो भी जानकारी हो वो टू द पॉइंट हो, मतलब कि हर पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने पूरा इसका लेसन को तैयार किया है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आई होप इसकी लैंग्वेज भी बहुत सरल है जिससे कि आप इसे बहुत अच्छे से और इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण ये तो हो गया कि एक उत्तरदायी शासन होना चाहिए, भारत देश स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ये तो तय होना अभी भी बाकी था कि किस प्रकार से किन कानूनी संशोधनों नियमों के तहत इसका निर्माण किया जाना चाहिए जिससे कि ये भारत के लोगों के लिए अधिक क्या कहते हैं सुरक्षित हो और उनकी स्वतंत्रता का रक्षक हो। इसके लिए आवश्यक था कि जो संविधान सभा हो उसका जो सदस्य हो वो भारत के ही हो और भारत की जनता के द्वारा ही उनका चुनाव किया जा सके। इस विचार को जो प्रस्तुत किया था वो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जो है क्रिस प्रस्ताव आया। ठीक है। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसके आधार पर भी इसमें कुछ सुझाव दिए गए जो इसमें शामिल किए गए हैं और कुछ में परिवर्तन करके उनको इसमें शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं किन पॉइंट्स के आधार पर इनका निर्माण किया गया था। तो पहला है कि संविधान सभा का गठन का विचार सबसे पहले आया था 1934 में। ठीक है। इस विचार के जो प्रणेता थे वो थे एम एन रॉय जो कि वामपंथी विचारधारा के प्रखर मुखर व्यक्तित्व थे। ठीक है। लेकिन इसका जो अमली जामा था जिसको एक कह सकते हैं हम वास्तविक स्वरूप था उस रूप में लाने का कार्य किया 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया गया। ठीक है। अब आते हैं संविधान सभा की गठन की मांग भी की गई, लेकिन इसका विचार जो है सबसे पहले एम एन राय द्वारा रखा जा चुका था। ठीक है। फिर 1938 में पंडित नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए सदस्यों के आधार पर किया जाएगा। यानी उनका कहना था कि अगर संविधान भारत के लोगों के लिए बनना है तो उसको बनाने का अधिकार भी उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिसको भारत के वयस्क लोग जो कि भारत का भविष्य निर्धारित करते वे लोग करें। और उसके लिए चुनाव करना आवश्यक था और चुनाव के लिए जो वयस्क मताधिकार को उनने प्रेफरेंस दी। ठीक है। और इसके लिए आवश्यक था तो ये प्रक्रिया अपनाई तो गई, लेकिन जो वयस्क मताधिकार का प्रत्यक्ष भूमिका थी वो व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाई। ठीक है। और इसके बारे में अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर आते हैं यह मांग 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा मानी जाती है। मतलब कहने का कि कुछ प्रस्ताव या कुछ सुझाव ब्रिटिश सरकार द्वारा भी दिए गए जो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाने जाते हैं जो कि 1940 में लाए गए थे, उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। फिर आया क्रिस्प प्रस्ताव आया भारत। लेकिन इन सब जो प्रस्तावों में था सबसे बड़ी एक बात थी
कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन और सांप्रदायिक सुधार के नाम पे जो कार्य अंग्रेजों ने किया था, वो आगे चलकर एक बहुत ही भयंकर विष वृक्ष का रूप ले चुका था, जिसका परिणाम आया भारत विभाजन के रूप में। जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया है आपको कि मुस्लिम लीग के लोगों ने क्रिस्प प्रस्ताव को मना कर दिया, नकार दिया। यानी वो अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं रखना चाहते थे। वे मांग कर रहे थे कि सांप्रदायिक आधार पर उनके लिए एक ऐसा देश बनाया जाए जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोग रह सकें। ठीक है? आप सभी को पता है जब भारत विभाजन हुआ तो भारत जो है 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। एक था हमारा पाकिस्तान और दूसरा था हमारा हिंदुस्तान। ठीक है? तो जब ये सब कार्य हुए तो उसके बाद फिर प्रयास किया गया और ये प्रयास किसके तौर पे किया गया कि जो है उनको संतुष्ट करने के लिए किया गया। इसमें ये कहा गया कि हाँ, कि भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है? इसके बाद आया कैबिनेट मिशन और इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ और आगे चल के संविधान का निर्माण भी इस सभा द्वारा किया गया। अब संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? ठीक है? इसका जो वो था उसमें एक सदस्य संख्या मतलब निर्धारित की गई कि कितने सदस्य इस सभा में होंगे। वैसे तो इस सदस्यों की संख्या 399 थी, लेकिन बाद में ये सदस्य संख्या हो गई 389। ठीक है? अब इन सदस्यों में थे हमारे जो प्रांत थे, प्रांत मतलब जो वे राज्य जिन्हें बोल सकते हैं, राज्य थे, वहाँ के निर्वाचित सदस्य थे। देशी रियासतों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया था और इसका जो निर्वाचन होना था, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति का निर्वाचन होना तय था। ठीक है? और जो प्रतिनिधि होते थे, उनका चुनाव इस आधार पे होना था कि वहाँ के जो लोग हैं, वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करें। मतलब कहने का कि जैसे अब वर्गों में बाँट दिया, समुदायों में बाँट दिया गया था। जैसे दलित समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका निर्धारण वो वो व्यक्ति जैसे जिसका वो कर रहे हैं उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति का चुनाव उस समुदाय द्वारा किया जाएगा। ठीक है? और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था वो था समुदायों का वर्गीकरण, जो कि इन्होंने 3 भागों में बाँट दिया था। वो था मुस्लिम मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय और हिंदू समुदाय, जिसमें हिंदू समुदाय बहुसंख्यक था, यानी उसकी संख्या जो है अधिक थी। ठीक है? अब आते हैं जो देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा जो प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना था, तो बहुत सी देशी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। हालाँकि बाद में धीरे-धीरे ये सभी जो है चुनाव रियासतें थी उनके प्रतिनिधि आकर इस सभा में सम्मिलित हुए, परंतु पहले तो उन लोगों ने इस सभा का बहिष्कार ही किया था। ठीक है? संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, वो हुए थे जुलाई-अगस्त 1946 में। ठीक है? प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं हो पाए थे, कि प्रत्यक्ष रूप से कोई आप प्रतिनिधि को चुन के बता दीजिए। लेकिन हाँ, अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब प्रत्येक समुदाय के लोगों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है? इसके अलावा इसमें महिलाओं का भी योगदान था। इस सभा में संविधान सभा में महिलाएँ भी शामिल की गई थी। ठीक है? अब आते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली पे। कार्यप्रणाली के पहले मान लीजिए आपने सदस्य चुन लिए, सदस्यों का एक समूह आपके सामने है आ गया कि हाँ, इस सभा में ये इतने सदस्य आ गए हैं, अब आप इसका नेतृत्व कीजिए। अब नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व वो व्यक्ति करेगा जिसको सभा के जो ये मनोनीत सदस्य हैं, वो मिलकर के चयन करेंगे। तो जो संविधान सभा के चुनाव के बाद जो पहली बैठक हुई, तो वो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बात तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे शामिल नहीं हुए। उसके बाद जो रियासतें थी 93 वो उनके सदस्य भी नहीं शामिल हुए। हालाँकि बाद में ये सभी सदस्य शामिल तो हुए, लेकिन शुरुआत में इस सभा में मात्र 211 सदस्य ही
थे जब इनकी पहली बैठक हुई थी। अब इस बैठक में सर्वसम्मति से जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये प्रणाली आधारित थी फ्रांस की प्रणाली से, मतलब फ्रांस की प्रणाली के अनुसार जो वरिष्ठ सदस्य होता था, उसे अध्यक्ष के पद को सौंपा जाता था, यानी कि वो नेतृत्व करे। इसी प्रकार से इसी प्रणाली को ध्यान करके जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, उनको यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। बाद में इसे जो है इसमें जो है स्थायी सदस्य हुए, यानी निर्वाचित किए गए। माने कि जो सदस्य चुने गए थे, उन लोगों ने अपना मतदान किया और उसकी संख्या के आधार पर यह निर्णय किया गया कि इसका सदस्य मतलब जो अध्यक्ष होगा कौन होगा। तो इसके सर्वप्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 निर्वाचित उपाध्यक्ष भी थे। पहले थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है। और ये दोनों ही निर्वाचित थे। फिर जब वो अध्यक्ष चुनाव हो गया, उपाध्यक्ष भी हो गए, सभा भी सदस्यों से मतलब सदस्य भी आ गए, तो अब शुरू हुआ संविधान प्रक्रिया का सबसे बड़ा कार्य, यानी उसका निर्माण। उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 2 शब्दों से बना है। उद्देश्य और प्रस्ताव मतलब एक ऐसा प्रस्ताव जिसका उद्देश्य था भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिसमें किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, दल, वर्ग, किसी के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो और उसमें संतुष्टि का भाव हो। ठीक है। और साथ ही इसमें भारत की विशेषताएं भी बताई गई, जो कुछ इस प्रकार से थी। तो जैसे पहली विशेषता क्या थी कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है। तो ये सभा में जो संविधान निर्माण के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो सबसे पहले यही बात कही गई कि ये स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। ठीक है। और ये भी कहा गया, दूसरा पॉइंट जैसा कि हमारा क्या कह रहा है कि भारत के संघ में, भारत को एक संघ माना गया। ठीक है। भारत के संघ में वे सभी राज्य, क्षेत्र तथा बाहरी क्षेत्र जो अपनी इच्छा से इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो भारत का हिस्सा कहलाएंगे। यानी कि किसी को जबरदस्ती, बलपूर्वक या अइच्छा से इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत इच्छा से या अपने मन से इसमें शामिल होना चाहे कोई प्रांत, तो वो उसको इसका हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। और साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि जो ये भारत की संविधान सभा द्वारा वर्णित उक्त सभी क्षेत्रों का सीमाओं का भी निर्धारण किया जाएगा। अब जैसे ये हो गया कि भारत में कौन कौन से राज्य शामिल होंगे, तो ये भी आवश्यक था कि ये बताया जाए कि भारत की बाहरी सीमाएं क्या हैं और उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, और उनका निर्धारण भी इसी उद्देश्य प्रस्ताव में किया जाएगा। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हैदराबाद, जूनागढ़, इन सभी को शामिल करने का सबसे बड़ा श्रेय किनको है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देशी रियासतों को समझाना, उनको भारत संघ में शामिल करना, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। फिर है स्वयंभू स्वतंत्र भारत की शक्तियां तथा प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत जनता होगी। माने कहने का यहाँ पे जनता का शासन होगा, जनता के द्वारा शासन होगा और जनता के लिए शासन होगा। ठीक है। माने कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो हम लोग अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनते हैं कि हमें किस पार्टी को अपना वोट देना है और कौन हमारे लिए वास्तविक रूप से कार्य कर सकेगा। ठीक है। तो बस इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर सभी के लिए समानता होगी। ये इस उद्देश्य प्रस्ताव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसका जो बेस था वो था सभी के लिए समानता। जब हम सभी वर्गों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, सभी के लिए एक जैसा कार्य व्यवहार किया जाता है, तो वो चीजें दूरगामी होती हैं
और यही हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम था। अब आते हैं अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। जो अल्पसंख्यक हैं यानी जिनकी संख्या भारत में कम है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और जनजातीय यानी कि वे लोग जो हमारे जो है जनजातीय लोग कैसे होते हैं, जो प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और इसका जो सुरक्षा देने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? संविधान के द्वारा और संविधान में निर्धारित किए गए अनुच्छेदों और कानूनों के द्वारा इसका जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर है संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। सुरक्षा का प्रबंध होगा। भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र और वायु क्षेत्र, इन तीनों को क्या किया जाएगा? सुरक्षित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास तरह तरह की सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। थल सेना हमारी भू सीमा की रक्षा करती है, वायु सीमा हमारी आकाशीय सीमा की रक्षा करती है यानी वायु क्षेत्र की, और इसके साथ ही जल सेना समुद्रीय जितनी तट रेखाएं हैं उन सभी की रक्षा जल सेना द्वारा की जाती है। समुद्री तट सीमा भी जो है तय की गई है और उसका निर्धारण भी इसमें किया जाएगा। फिर इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण को भाव मतलब क्या दिया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा कि हम क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके पास हर धर्म, हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए एक समान प्रेम सम्मान है। हम भारतीय किसी के जो है क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, किसी के का अपमान नहीं करते और इसके साथ साथ ही सम्मान पूर्वक अपने देश की रक्षा में तैनात भी रहते हैं। मतलब कि जियो और जीने दो, ये जो वाक्य है ये हम भारतीयों को बिल्कुल सूट करता है। क्यों? क्योंकि ना तो हम किसी की स्वतंत्रता में दखल देते हैं और ना अपनी स्वतंत्रता आसानी से छोड़ते हैं। ठीक है। इसके साथ हमारा देश कोई आज का निर्माण नहीं है, किसी अन्य देश से टूट के निकला नहीं है, वरन इस देश से ही अलग होकर न जाने कितने देश बने हैं। पहले इस भारत की जो सीमा रेखा थी बहुत दूर दूर तक थी, विदेशों तक इसकी पहुंच थी और हमारा राज्य बहुत बड़ा था। इसके साथ अब जो वास्तविक सीमा होगी जो इस संविधान और संविधान सभा के द्वारा निर्धारित की जाएगी उसकी जो है रक्षा की जाएगी और भारत का विश्व में उचित स्थान होगा। मतलब कि विश्व गुरु के रूप में उसका स्थान किया जाएगा जो कि उसकी पहचान भी है। अब इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। माने कहने का कि ये समझ लीजिए कि इन 8 पॉइंट्स में ही आपके पूरे संविधान का आधार है। ठीक है। इन उद्देश्यों को लेकर के ही संविधान सभा का जो है कार्य शुरू होता है। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन सी समिति बनी, उनके कौन कौन से अध्यक्ष बने और किस प्रकार से इसका जो है निरूपण किया गया। तो सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रारूप समिति। ठीक है। जहाँ तक प्रारूप समिति का अर्थ है, प्रारूप समिति का जो सबसे बड़ा कार्य था संविधान का स्वरूप तैयार करना। संविधान में कौन सी धाराएं होंगी, नागरिकों को क्या अधिकार दिए जाएंगे, किस प्रकार के कानून और किस प्रकार के अनुच्छेदों द्वारा इसको बेहतर बनाया जा सकता है जिससे कि हमारे देश की स्वतंत्रता, समानता और उसके सम्मान को और भी ऊंचा उठाया जा सके और हर वर्ग को जो है उचित सम्मान मिल सके। अब इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। इसके अलावा है दूसरे नंबर पर कार्य संचालन जो विभाग था, समिति थी, वो जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। कार्य संचालन था मतलब कि वहाँ का जो भी कार्य होना था, क्रियाकलाप था, उसका जो सूत्रधार थे वे थे KM मुंशी यानी यहाँ इसके अध्यक्ष इस समिति के। इसके साथ ही संघ संविधान व संघ शक्ति, ये जो विभाग वो समिति थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। मतलब कहने का इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। ठीक है। इसी तरीके से
मूल अधिकार, अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय संविधान, सरदार पटेल के समिति सरदार पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, मूल अधिकार मतलब कहने का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सरदार पटेल के ही प्रयासों द्वारा जो है बहुत से राज्यों का सम्मिलन भारत में उचित रूप से हो पाया है। ठीक है, अब आते हैं प्रक्रिया, वार्ता व तदर्थ झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद अल्पसंख्यक समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। फिर है सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष थे पी पट्टाभी सीतारमैया। और जो वित्त व स्टाफ समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे A.N. सिन्हा। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 समितियां थी जो कि जिन्हें हम बड़ी समितियां कह सकते हैं, प्रमुख समितियां कह सकते हैं। और इन्हीं समितियों ने मिल करके पूरे जो संविधान है उसका प्रारूप और उसके निर्माण में अत्यंत ही सहयोग दिया। ठीक है, अब आते हैं संविधान का प्रभाव में आना। जैसा कि आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, उन्हें मनु भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त जो पहले के जो वो थे, क्या बोलते हैं, एक्ट वगैरह थे, उन सबको ध्यान में रख कर के साथ साथ भारत की परिस्थितियों और वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के एक बहुत ही बृहद और परिष्कृत और सुंदर संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सर्वप्रथम 4 नवंबर 1948 को संविधान पढ़ा गया। यानी कि संविधान का निर्माण करने में तो बहुत समय लगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो समय लगा तो पहली बार यह पढ़ा गया 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में सभी सदस्यों के उपस्थिति में ये संविधान पढ़ा गया। ठीक है, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा था, उसमें बहुत सारे संशोधनों की भी आवश्यकता थी, इसीलिए ये आवश्यक था कि इसको विचार के लिए कहाँ पे लाया जाए, सबके सामने रखा जाए। तो इसको विचार किया गया कब से कब तक, 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर तक संविधान के प्रत्येक खंड यानी सेक्शन जिसे आप बोल सकते हैं, खंड पर विचार किया गया। ठीक है, किसी प्रकार का कोई अगर संशोधन की आवश्यकता हो और किसी प्रकार के चीज़ों को जोड़ना है, घटाना है, या जो ये समिति थी वो मिलजुल कर जो कार्य कर रही थी उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, इसका भी निर्णय इसी विचार के तहत किया जाना था। ठीक है, इस अवधि में 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। अब क्योंकि संविधान सबके सामने पढ़ा गया, संविधान को अध्ययन किया गया, तो प्रत्येक आप जानते हैं कि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं तो जब वो उसकी विशालता अधिक होती है तो उसमें ये संभव है कि कभी-कभार हम कुछ बिंदु या तो अधिक जोड़ देते हैं या कुछ बिंदु हमसे छूट जाते हैं। तो जो व्यक्ति विद्वान थे उन्होंने उनका अध्ययन किया, उसको समझा और उसके जो है किन्हीं बिंदुओं को सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, तो उसके लिए संशोधन प्रस्ताव आए, जिनकी संख्या अभी मैंने आपको बताई थी कि वे थी 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। ठीक है, जिनमें से आधे ही संशोधन पर विचार हो सका और फिर इसका जो है इस अवधि में मतलब दूसरी बार पढ़ा गया, संशोधन किया गया, दूसरी बार पढ़ा गया और फाइनली जब तीसरी बार पढ़ा गया तो वो तारीख थी 14 नवंबर 1949। इसको पढ़ा गया, इस पे विचार किया गया। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो कहा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड का प्रस्ताव पेश किया गया। यानी कि संशोधन हुए, संशोधन सबके सामने आए, संविधान 2-3 बार सबके सामने पढ़ा गया, सबने अपने विचार व्यक्त किए, मंथन किया और इसके बाद 26 नवंबर 1949 को इस प्रस्ताव को घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब घोषित कर दिया गया, घोषणा की गई, किनके सामने की गई, सदस्यों के सामने की गई। ठीक है, अब वो जो सदस्य उपस्थित थे उनकी संख्या थी
284। हालांकि 299 सदस्य थे उस समय सभा में। 211 का मैंने बताया था कि निर्वाचन के द्वारा हुआ था, लेकिन 211 में बाद में जो देसी रियासतें थे, धीरे धीरे करके प्रयासों द्वारा और अपनी समझ को खोलते हुए, ये विचार करते हुए, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने भारत संघ में शामिल होना उचित समझा और शामिल हुई। उनके प्रतिनिधि आए, इस प्रकार से सदस्य संख्या बढ़ी और उस समय, जिस समय संविधान पर जो है ये 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव घोषित किया गया, उस समय सदस्य उपस्थित थे 284 और इन्होंने ही संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपनाया गया, उसकी उसमें जो कैसा था उसका स्वरूप, उसमें एक प्रस्तावना थी, उसके अलावा 395 अनुच्छेद थे और साथ साथ 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है अब तो उसमें और अनुसूचियां जुड़ गई हैं, तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 12। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या। फिर आते हैं अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है किसे? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, और उन्हें मनु भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने अगले पोर्शन पे, वो है हमारा संविधान का स्रोत। अब हम, जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान को विभिन्न अधिनियमों और विभिन्न देशों के जो संविधान था, उनके जो मतलब महत्वपूर्ण बिंदु तो थे, उनको ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया। तो आइए देखते हैं किस देश से या किस अधिनियम से क्या-क्या चीजें ली गई। अब जैसे सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। जब मैंने आपको यह अधिनियम अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, तो मैंने इसका डिटेल दिया था। जब यह अधिनियम हमारे सामने आया तो इसमें बहुत मतलब ये बहुत बृहद रूप में था। इसको श्वेत पत्र भी कहा गया और इसमें कई धाराएं और अनुच्छेद भी थे। ठीक है, और इसमें जैसे क्या बोलते हैं, एक संघीय बैंक का, एक संघीय संस्था का, एक संघीय जो है क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, और जो है बैंक की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं का सम्मिलन किया गया था। अतः इन इन सभी बिंदुओं को संविधान में इसी अधिनियम को बढ़ावा देते हुए या इसी अधिनियम से लिया गया है। अब क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर बहुत दिनों तक शासन करे थे, तो उनके द्वारा जो अधिनियम पेश मतलब प्रस्तुत किए गए थे, लाए गए थे समय समय पर परिस्थितियों के अनुरूप, उनसे भी हमारे संविधान में कुछ चीजें अपनाई गई हैं। पहला है संसदीय शासन। जैसे ब्रिटिश संसद है, वहाँ की द्विसदनात्मक संसद है, वैसे ही संसद हमारे यहाँ भी है। विधि निर्माण है, एकल नागरिकता, बजट की व्यवस्था, उन सब का आधार ये ब्रिटेन का संविधान है। अब यूएसए से क्या क्या चीजें ली गई, जिससे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, साथ में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय व शक्तियां, राष्ट्रपति पे महाभियोग और राष्ट्रपति का पद। यानी कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये बताया गया, मतलब कि न्यायपालिका को पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए, देश को सुचारू रूप से और भ्रष्टाचार से लिप्त न होने के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय को अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए, इतना शक्तिशाली जो है, और सदस्यों को अधिकार होना चाहिए कि अगर हमारे देश का राष्ट्रपति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, तो उस पे हम महाभियोग लगा करके उसको उसके पद से हटा भी सकते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो कहाँ से लिए गए थे? वो अपनाए गए थे यूएसए के संविधान से। फिर आता है कनाडा। कनाडा का जो संविधान था, उससे क्या क्या चीजें देखी ली गई? संघात्मक व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। जैसा कि आप अभी भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो अपशिष्ट शक्तियां होती हैं, जो मतलब ऐसी शक्तियां जो आप जानते हैं कि शक्ति विभाजन होता है
केंद्र और राज्य के बीच, और जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र के पास होती है, यानी केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। और इसके साथ साथ केंद्र ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आप देखिए, जो अभी सरकार जो अपने पद पे आसीन होती है, ज़्यादातर राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा ही की जानी चाहिए। इस बिंदु को कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। फिर आते हैं अपने आयरलैंड के सिद्धांत। इससे हमें नीति निदेशक, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने की संबंधी प्रावधान और आपात उपबंध संबंधी प्रावधान यहाँ तक है। ठीक है। फिर ये नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। इसका उल्लेख हमें मतलब ये जो वो बिंदु लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है। जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। जैसा कि आपको पता है, आपात उपबंध कौन कौन से होते हैं? आर्थिक आपात, युद्धकालीन आपात और जो है आंतरिक आपात। ये तीनों आपात जो होते हैं वो जो है उससे जो संबंधित उपबंध हैं वे सभी कहाँ किससे लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य का संबंध। ठीक है। इसके साथ ही फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र शब्द। ठीक है। गणतंत्र है, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, इसका भी उल्लेख फ्रांस के संविधान पर आधारित है। फिर आते हैं रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। जैसे कि हमें मौलिक हमारे अधिकार होते हैं, वैसे ही हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो कि लिए गए हैं रूस के संविधान से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान तो बन गया, पर उसमें जो भी कमी या बेसी रह गई हो या समय परिस्थिति के अनुसार यदि यह महसूस किया गया कि इसमें अब परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो संविधान जो है जो लिया गया है वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब आते हैं अपने अगले उस पे टॉपिक पे, वो है संविधान का परिवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 स्वतः लागू हो गए। मतलब कहने का कि जो संविधान जो था वो इस समय तक कंप्लीट हो चुका था। कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे जिनके बारे में मैं आपको आगे चर्चा करके उसमें डिटेल से आपको बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि कितने अनुच्छेद जो कि उसी समय से पूरे देश पर लागू हो गए। भारत एक गणतंत्र हो गया, भारत के लोगों को स्वतंत्रता सुरक्षित हो गई, उसके सीमा का निर्धारण हो गया, उसके नागरिकों का अधिकार सुरक्षित हो गया। इसके साथ साथ जितने भी सुरक्षा संबंधी क्षेत्र थे और उस समय आप जो भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो उसी समय से लागू हो गए। ठीक है। बाकी का जो शेष प्रावधान थे यानी जो पूर्णतया अपनाया गया वो अपनाया गया 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। यह संविधान की शुरुआत का दिन माना गया है। ठीक है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 को ये संकल्प लिया गया था कि हम जो है इस दिन को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी दिन इसी कारण से इसी घटना के लिए या इसी विशेष महत्व के कारण इस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है। अब जैसा कि मैंने ये सभी जो अनुच्छेद आपको बताए हैं ये कह सकते हैं आपात परिस्थितियां, आवश्यक परिस्थितियां यानी कि सुरक्षा, सीमा, नागरिकता और कौन किसमें शामिल होना है, इन सभी को आवश्यक जो अनुच्छेद थे यानी उनकी शक्तियां जो है तुरंत से उसमें आ गई, किसमें प्रैक्टिकली होने लगी। और जो बाकी शेष संविधान था उसको 26 जनवरी को पूरे देश को समर्पित कर दिया गया।
ठीक है। अब आते हैं संविधान की विशेषताओं पे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसके सभी टॉपिक देख लें और इसका डिटेल जो है क्वेश्चन जो है मैं आपको वन लीनियर के रूप में दूंगी, क्योंकि अभी ये लगभग टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद मैं हर सेक्शन का एक एक करके आपको डिटेल दूंगी। जैसे पहले संघ, राज्य, उनकी सीमाओं से संबंधित, फिर नागरिकता से संबंधित, अधिकारों से संबंधित, निर्वाचन, निर्वाचित, शपथ, इन सभी को धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे और इसके साथ साथ उसके रिलेट जो वन लीनियर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको देती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि डिटेल भी आपको पता होगी। ठीक है, और उसके साथ वन लीनियर से आपका टॉपिक वंस अपॉन टाइम में ही तैयार हो जाएगा, मतलब एक ही बार में वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं बताई। पहला है लिखित व लोक निर्मित संविधान, मतलब कि ये संविधान लिखित संविधान है हमारे देश का और लोक निर्मित है क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे लोक निर्मित संविधान। विभिन्न संविधानों से उद्धृत है। देखिए, जब हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो या तो हम अपनी पूर्व परिस्थितियों से सीख के लेते हैं या उसमें जो कुछ भी नियम कानून होते हैं उन पे आधारित चीजें लेते हैं, या फिर उस समय उपस्थित उससे रिलेट जो भी हमें रेफरेंस मिलता है उसको हम पढ़ते हैं और अपनी जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। यही किया गया हमारे संविधान सभा के विद्वानों द्वारा। उन्होंने विभिन्न संविधानों को पढ़ा, उसमें से उनके जो गुण थे उन सबको अच्छे से इसमें जो है उद्धृत किया, मतलब इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कितने देशों के संविधान जो है इसमें से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, नम्य और अनम्य, मतलब ये कठोर भी है और लचीला भी है, मतलब इसमें हम आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार यदि आवश्यकता पड़े तो हम इसके अनुच्छेदों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, फिर विश्व का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, संघों का समूह है, बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म, संप्रदाय, जाति और मान्यताओं को मानने वाले लोग इसमें रहते हैं। इसीलिए आवश्यक था कि प्रत्येक पक्ष का ध्यान रखा जाए और उसी के अनुरूप चीज़ों को सम्मिलित किया जाए। इसीलिए यह जो है बहुत ही विस्तृत और टू द पॉइंट करके सभी लोगों को जो है इसमें सभी लोगों के लिए सुरक्षित और आवश्यक तथ्यों को सम्मिलित भी किया गया है। फिर एकात्मक तथा संघात्मक शासन का समन्वित रूप है। ये एकमात्र संविधान अपनाता है संघात्मक, यानी इसमें बहुत सारे राज्य हैं पर इसकी जो पूरी नागरिकता जो है एक ही है, यानी भारतीय नागरिक। इसके लिए हमें राज्य के लिए अलग नागरिकता नहीं लेनी पड़ती और देश के लिए अलग नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि कहाँ है अमेरिका में, कि अगर आप उसके किसी स्टेट में हैं तो उसकी अलग नागरिकता होगी और कंट्री की नागरिकता अलग से हमें लेनी पड़ती है। फिर है मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति, यानी कि मौलिक अधिकारों मतलब कानूनी रूप से हमें मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और इनका हनन कोई भी नहीं कर सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि अब हमारे अधिकारों का, हमारी सुरक्षा का जो रक्षक है वो है हमारी न्यायपालिका, और ये आवश्यक हो जाता है कि न्यायपालिका पूर्णतया स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे, तभी तो वो हमारे हितों की सुरक्षा कर सकेगी, जो कि हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। फिर है लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे सभी संप्रदायों को बराबर अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचि के अनुरूप धर्म अपना सकता है, उसका अनुपालन कर सकता है वेशभूषा, भोजन, किसी प्रकार की कोई भी जो है इसमें रुकावट नहीं आती है। वो पूर्णतया स्वतंत्र है, अपने देश में वो कहीं भी जा सकता है, किसी से भी मिल सकता है। ठीक है, उसे अनेक प्रकार की स्वतंत्रता हमारे देश में प्राप्त है, इसीलिए यही इस देश की खूबसूरती है। ठीक है, अब आते हैं, देखो बच्चों, अब आज तक के टॉपिक जो हमने है वो पढ़ लिया है। ठीक है, ये तो आपका डिटेल था। इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें इसी टॉपिक से रिलेट वन लीनियर क्वेश्चन होंगे, जो कि अगर आप
एक-एक करके पढ़ेंगे तो धीरे-धीरे आपका ये पूरा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और एक टॉपिक आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। इस आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।